हेलो अकाउंटेंट्स। मैं हूं अरुण शर्मा, कॉमर्स अब उदयपुर से। आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो जो मैं लेके आया हूं। आप लोगों ने बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन, ईयर एंड एडजस्टमेंट, प्रॉफिट स्क्रीनिंग, साल के एंड में जो आप फाइनलाइजेशन की जो प्रोसेस करते हो, उसके लिए आप पूरे इंतजार करते हो पूरे फाइनेंशियल ईयर का। लेकिन आपने कभी सोचा है कि हर मंथ भी हम जब मंथ एंड होता है तो हमें कई सारी चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि जब आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हो तो आपको कई सारी एक्टिविटीज मंथली बेसिस पे करनी होती है। और अगर आप करते हो तो आपके लिए ईयरली बेसिस पर जब आप फाइनलाइजेशन की प्रोसेस तक जाते हो तब तक काम बहुत आसान हो जाता है। अन्यथा आपकी अकाउंटिंग इतनी बिगड़ चुकी होती है कि फाइनलाइजेशन के वक्त फिर आपके बस की बात नहीं होती है। फिर आपको किसी सीए फर्म को हायर करना होता है और उनकी हेल्प से आपको अपनी पूरी डेटा को रीप्रिपेयर करने की जरूरत होती है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी कई सारी एक्टिविटीज होती है जो आपको मंथली बेसिस पर, मंथ एंड क्लोजिंग चेकलिस्ट यानी मंथ के एंड में आपको वो चीजें कर लेनी चाहिए, ताकि वो सारा जो बैकलॉग है वो आपका ईयर एंड तक ना पहुंचे। तो चलिए एक एक चीज को डिस्कस करेंगे और मैं आपको साथ साथ में टैली प्राइम 6.1 में भी ये चीजें करके बताऊंगा कि क्या क्या चीजें हमें कहाँ कहाँ ध्यान में रखनी होती है। तो मैंने एक कंपनी ओपन कर रखी है यहाँ पर और कुछ डेटा आपके सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी यहाँ पर नजर आ रहा है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं देना चाहूँगा कि टैली ने अपना एक नया टूल एक्सेल का लॉन्च किया है, जो बहुत ही जल्दी आपको अवेलेबल हो जाएगा। जिसमें जो ये टैली में जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके तैयार होते हैं, बैलेंस शीट तैयार होती है, पीएनएल तैयार होता है, ये अब आपको नॉन कॉर्पोरेट एंड जो एंटिटीज होती है उसके लिए ये वर्टिकल फॉर्मेट सजेस्ट किया है आईसीएआई ने। जो आईसीएआई की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार 1 अप्रैल 2024 से, यानी जो 24-25 फाइनेंशियल ईयर गया है और ऑडिट का टाइम है अभी, तो आपकी जो बुक्स है उसमें आपको अपनी बुक्स का जो डेटा है, जैसे अभी आपके सामने टैली का डेटा हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में नजर आ रहा है आपको बैलेंस शीट, ये आपको वर्टिकल फॉर्मेट में तैयार करना होगा। और टैली ने ये ऑप्शन अवेलेबल करा दिया है। अगर आपके पास टैली सॉफ्टवेयर का लाइसेंस वर्जन है और 6.0 और उसके बाद के सारे वर्जन में, जैसे अभी राइट नाउ 6.0 और 6.1 है टैली प्राइम का, और आगे आने वाले टाइम में भी जो रिलीज आएंगे उनमें ये आपको ऑप्शन इनबिल्ड नजर आएगा। हालांकि इसके लिए आपको अपने सीरियल नंबर से चेक करते हुए इस ऑप्शन को एक्टिवेट करना होगा। और वेरी सुन टैली ये जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट है वो उसका एक्सेल यूटिलिटी आपके लिए प्रोवाइड कर दिया। लाइसेंस यूजर यूज करके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उस नए फॉर्मेट में डिजाइन कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। और मैं इसकी प्रैक्टिकल क्लास आपकी बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। फिलहाल में हम बात करते हैं आज के इस टॉपिक पर कि भैया मंथ एंड में क्या क्या चीजें मुझे ध्यान में रखनी है, जो कि मेरा बैकलॉग नहीं चला जाए ईयर एंड को। जब ईयर एंड में मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अगर मैं मंथली बेसिस पे मेहनत करने लग गया अपनी अकाउंटिंग के साथ। तो देखिए कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होगी। मैं सारे कॉन्सेप्ट्स और सारी जो कैटेगरीज हैं उसको यहाँ डिस्कस करूंगा। टोटल 15 कैटेगरीज में मैंने मंथ एंड क्लोजिंग चेकलिस्ट रखी है। सबसे पहली कैटेगरी और सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो होती है बैंक रिकॉन्सिलेशन। आपको पता हो तो टैली प्राइम में बैंक रिकंसिलेशन अब बहुत इजी हो गया है, क्योंकि टैली प्राइम ने कनेक्टेड बैंकिंग फैसिलिटी दे दी है, जहां पर आप अपनी नेट बैंकिंग को टैली से कनेक्ट कर सकते हो और इजीली आप एक्सचेंज में जाके, आप जो ऑल बैंकिंग ऑप्शन में जाके इन बैंक कनेक्ट करते हुए फिर आप आराम से बैंक का स्टेटमेंट चेक कर सकते हो। आप बैंक बैलेंस एनी टाइम चेक कर सकते हो। और उसके अलावा आप बैंक का स्टेटमेंट मैन्युअली इंपोर्ट करके, एक्सेल से इंपोर्ट करके, अगर आपने कोई भी बैंक, आपका बैंक अकाउंट है वहां से आपने एक्सेल में स्टेटमेंट एक्सपोर्ट कर लिया अपनी नेट बैंकिंग से, और टैली में लाके आप इंपोर्ट में जाके उसको बैंक स्टेटमेंट को यहाँ से इंपोर्ट करके भी बैंक स्टेटमेंट रिकनसाइल कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन होता है ना बैंक रिकॉन्सिलेशन टैली में, हमेशा ध्यान देना। हम जो भी बैंक के ट्रांजेक्शन होते हैं, आपको पता है 99% तो आज की तारीख में हमारे सारे लेन देन किससे होते हैं, बैंक से होता है। तो हमारी सारी जो ट्रांजेक्शन होती है, चाहे वो पेमेंट्स की हो, चाहे रिसिप्ट्स की हो, चाहे आपके बिजनेस में कोई कैश कस्टमर से आपको रिसीव हो रहा है, वो आगे जाके आप बैंक में डिपॉजिट करा रहे हो या विड्रॉल करा रहे हो, तो ये जो नॉर्मली जो बैंक पेमेंट्स हुआ, बैंक रिसिप्ट हुआ, बैंक डिपॉजिट्स हुआ या बैंक विड्रॉल की जो ट्रांजेक्शन होती है, हम लोग अपनी बुक्स में भी चढ़ाते हैं और बैंक भी उसको रिकॉर्ड करता है। और बैंक जो रिकॉर्ड करता है वो बैंक स्टेटमेंट में आपको प्राप्त हो जाता है, बैंक का पूरा रिकॉर्डिंग। तो आपको अपनी बुक्स के साथ बैंक का जो स्टेटमेंट है उसको रिकंसाइल करना होता है हमेशा। तो ये एक्टिविटी आप मंथली बेसिस पे करें।
ज़्यादा इसको डिले ना करें, क्योंकि अगर आप समझिए आपने मंथली बेसिस पे नहीं की और आप ईयर एंड में गए और आपने वहाँ बोला कि यार मेरा बैंक का इस बैलेंस तो अलग चल रहा है, मेरी बुक्स में बैलेंस अलग चल रहा है, तो वहाँ पूरे साल भर का डेटा होगा। फिर आपको रिकंसाइल करने में उतना ही दिक्कत होगा। तो बेटर इट इज़ कि हमेशा अपनी जो बैंकिंग है, उसको आप मंथली बेसिस पर मंथ एंड में रिव्यू करते जाएँ और अपने स्टेटमेंट के साथ अपनी बैंक बुक को मैच करते चलिए। तो कभी भी ध्यान दीजिएगा, जैसे आपका ये बैंक अकाउंट है, अब आप समझिए इस बुक में मैंने यहाँ बैंक अकाउंट ओपन कर रखा है। यहाँ पर आप देखिए 2 अकाउंट दिख रहे हैं, सेविंग अकाउंट भी दिख रहा है, करंट अकाउंट भी दिख रहा है। दोनों में ह्यूज नंबर ऑफ ट्रांज़ैक्शंस दिख रहे हैं, डिपॉज़िट विथड्रॉल के ट्रांज़ैक्शन दिख रहे हैं। अब आप मार्च में जाओगे तो ये ट्रांज़ैक्शन दिख रहे हैं, आप फरवरी में जाओगे तो ये ट्रांज़ैक्शन दिख रहे हैं, आप जनवरी में जाओगे तो ये ट्रांज़ैक्शन दिख रहे हैं। तो आप देखिए इसमें बहुत सारे ट्रांज़ैक्शन किए हुए हैं, तो वो ट्रांज़ैक्शन यहाँ पर दिख रहे हैं। अब स्टेटमेंट क्या करता है साहब, जो ये तो आपकी बैंकिंग है, जो आपने डे टू डे बैंक की एंट्रियाँ की हैं। कई सारी ऐसी एंट्रीज़ होती है जो आपकी इस बुक में नज़र नहीं आती, वो स्टेटमेंट से पता चलती है। जैसे बैंक ने कोई इंटरेस्ट आपको दिया है, क्रेडिट किया आपके अकाउंट में, या बैंक के कोई चार्जेस लगे हैं, या कई बार ये होता है कि आपने कोई पेमेंट किया साहब और आपने तो अपनी बुक में पेमेंट की एंट्री पास कर दी, वो एंट्री अभी तक बैंक में हुई नहीं, क्योंकि वो सामने वाली पार्टी जाके बैंक में चेक प्रेजेंट ही नहीं किया। या कई बार आपको किसी ने चेक दिया है, कस्टमर ने, आपने अपनी बुक में तो उसी दिन रिसिप्ट की एंट्री चढ़ा दी, बैंक ने अभी तक उसको आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया। तो लॉट्स ऑफ रीज़न हो सकते हैं, कई बार डिसऑनर हो गया हमारा चेक, तो हमने तो डिपॉज़िट में एंट्री कर रखी, बैंक ने उसे डिपॉज़िट में एंट्री नहीं ली। तो ऐसे केस में हमारा बैलेंस और बैंक का जो बैलेंस है वो मिसमैच हो सकता है, और वो हमें उसको मिसमैच का कारण ढूँढते हुए हमें स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होता है, बीआरएस प्रिपेयर करना होता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो हमारा बैलेंस और बैंक का बैलेंस सेम टू सेम चले, क्योंकि हम भी तो वही अकाउंटिंग कर रहे हैं जो वो कर रहा है। बस हमारे एंड से हमने किया, उनके एंड से उन्होंने किया, और दोनों आपस में मैच करते हुए चले, तो वो होता है आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और हमेशा ध्यान देना, आपकी जो बैंकिंग एक्टिविटी, जैसे ये देखिए ये आपका ये टोटल है, तो यहाँ से आप पूरा का पूरा स्टेटमेंट को रिकंसाइल कर सकते हैं। तो ये अभी अनरिकंसाइल है, तो ये आप डेटा देख सकते हैं। आप जब भी बैंक की एंट्रियाँ, बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट करोगे, तो आपने जो एंट्री की हुई है वो ब्लू कलर में दिखती, सॉरी ब्लैक कलर में दिखती है, बैंक की एंट्री आके खड़ी हो जाएगी यहाँ पर ब्लू कलर में, और आप उसको स्टेटस रिकंसाइल कर सकते हैं। सेट स्टेटस में जाके जैसे जैसे एंट्री मैच हो उसका स्टेटस आप रिकंसाइल कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस के ऊपर मेरा ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, बैंक स्टेटमेंट के ऊपर, कि किस तरह से हम टैली में एक्सेल से इंपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ में कनेक्टेड बैंकिंग के ऊपर भी मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, जो बिल्कुल लेटेस्ट ऑप्शन है, टैली प्राइम 6.0 में आया था ये ऑप्शन। तो आप उन दोनों वीडियो को ज़रूर एक्सप्लोर करिए, ताकि आपको पता चल सके कि किस तरीके से आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट कर सकते हैं टैली में, या फिर कनेक्टेड बैंकिंग के जरिए पूरा का पूरा बैंकिंग आप टैली में साथ-साथ में चला सकते हैं, और कैसे आप रिकंसाइल कर सकते हैं अपने डेटा को। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक्टिविटी होती है, जो आपको बेसिकली व्हाट आई सजेस्ट कि आपको इसे मंथली बेसिस पे करना चाहिए। इवन अगर नंबर ऑफ ट्रांज़ैक्शन बहुत ज़्यादा है आपके अकाउंट में, तो उसको आपको वीकली बेसिस पे भी आप कर सकते हो, या आप 15-15 दिन में भी आप उसको रिव्यू कर सकते हैं। कम से कम एटलीस्ट मंथली बेसिस पे ज़रूर करें। मैं मेरी अकाउंटिंग भी मंथली बेसिस पे करता हूँ। मंथली बेसिस का मतलब ये है, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांज़ैक्शन उतने नहीं है। अब हज़ारों की तादाद में ट्रांज़ैक्शन होंगे, तो फिर आपको वो मंथली से भी नीचे आना पड़ेगा, 15 दिन में करना पड़ेगा, 7 दिन में करना पड़ेगा, एवरी सैटरडे आपको लेके बैठना पड़ेगा, संडे लेके बैठना पड़ेगा। तो ये करते रहना चाहिए, जिससे आपके पास अपने बैंक बैलेंस का जवाब हो कि क्यों आपकी बुक्स में जो बैंक बैलेंस है वो आपके बैंक अकाउंट में जो बैंक बैलेंस है उससे मैच नहीं कर रहा है। तो आपको रिकंसाइल करने की ज़रूरत होती है मंथली बेसिस पे। ये भी साथ-साथ में चेक करिए कितनी पार्टीज़ की आपकी आउटस्टैंडिंग है, कितनी पार्टीज़ के आपके पैसा डिपॉज़िट हो चुका है। अभी रिसेंटली मैंने एक बैलेंस शीट फाइनलाइज़ किया था, उड़ीसा का कोई पार्टी था, तो वहाँ पर हमने उनकी इर्रेगुलरिटी देखी कि उन्होंने स्टेटमेंट से एंट्रियाँ चढ़ा दी, और पार्टियों के सारे बैलेंस एक तरह से खड़े के खड़े ही है। जैसे मैं बताता हूँ, क्रेडिटर के बैलेंस खड़े हैं, जबकि स्टेटमेंट में आपने सारी पेमेंट की एंट्री चढ़ा दी। तो क्रेडिटर तो खड़े के खड़े ही, और स्टेटमेंट आपने यूँ का यूँ बैंक से स्टेटमेंट मंगवा के चढ़ा दिया। तो वो डेटा मैच ही नहीं कर रहा है। तो आपकी आउटस्टैंडिंग उतनी की उतनी खड़ी है। आप जिन कस्टमर से पैसा माँगते हो वो उतने के उतने खड़े हैं, जबकि बैंक में वो पैसा आ भी गया और बैंक से आपने पेमेंट भी कर दिया, लेकिन वो आपस में डेटा मैच नहीं कर रहा। तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है, अपने आउटस्टैंडिंग को चेक करें कि आपकी बुक्स में जो लोग आपसे पैसे माँग रहे थे, स्टेटमेंट में उन लोगों को आपने पेमेंट किया, तो वो पेमेंट किया है, तो आप पेमेंट के अगेंस्ट में एंट्रियाँ पास करें। इसीलिए कहते हैं हमेशा अपनी अकाउंटिंग बिल वाइज़ मोड में करें, मतलब
आपको हमेशा बिल वाइज़ डिटेल ज़रूर मेंटेन करें। एक ऑप्शन है जो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आप बिल वाइज़ डिटेल हमेशा मेंटेन करिए। जैसे बिल वाइज़ डिटेल का मतलब मैंने किसी पार्टी को सेल किया सपोज़, तो उसका सेल बिल नंबर है 01, ठीक है? तो मैंने जब सेल किया तो मैंने इसे न्यू रेफरेंस दे दिया कि भैया ये मेरा न्यू बिल है, ठीक है? अब जब उसने मेरे को पार्टी ने पेमेंट किया तो मैं पेमेंट हमेशा अगेंस्ट रेफरेंस लूँ। कैसे लूँ? अगेंस्ट रेफरेंस और बताऊँ कि ये पैसा आया है मेरे पास, ताकि वो बिल मेरा ज़ीरो हो जाए। वो मेरा आउटस्टैंडिंग में खड़ा नहीं रहे। अगर आप बिल वाइज़ डिटेल नहीं मेंटेन करोगे, तो पार्टियों के जो बैलेंसेज़ हैं, हो सकता है किसी पार्टी से आपकी बुक में 40,000 रुपए ड्यू दिखा रहा हो, पार्टी ने बोला कि मैंने तो आपको कब का ही पेमेंट कर दिया, तो अब आपको पता ही नहीं चलेगा पेमेंट कब किया, कौन-सी डेट में किया, कैसे किया, ये सब चीज़ें आपको ये चीज़ मेंटेन कराती है। तो ये ज़रूर आप मंथली बेसिस पे अपने जो आउटस्टैंडिंग पेएबल्स हैं, रिसीवेबल्स हैं और जो बैंक स्टेटमेंट में जिन-जिन लोगों को आपने पेमेंट कर दिया, जिन-जिन लोगों से पेमेंट आ गया, वो अकाउंटिंग में ज़रूर चेक कर लें कि मैंने सारी एंट्रीज़ जो स्टेटमेंट में आ रही है, वो चढ़ा दी और अगेंस्ट रेफरेंस चढ़ा दी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सेकंड नंबर जो हमें मंथली बेसिस पे रिव्यू करना होता है, वो होता है जर्नल एंट्रीज़। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा हमें वो सारे ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड करने हैं, जो ट्रांज़ैक्शन ड्यू हो चुके हैं या रिसीव हो चुके हैं या पेमेंट हो चुके हैं। तो हमेशा आपने ये तो सुना ही होगा कि भई ड्यू या रिसीव व्हिचएवर इज़ अर्लियर। तो अगर देखिए हमारी क्या आदत होती है, हमारी आदत होती है कि हमने पेमेंट किया तो हम लिखते हैं, सब एंट्री करते हैं। हमने पैसा रिसीव किया तो हम एंट्री करते हैं। तो हम कभी भी ध्यान देना, हमारी अकाउंटिंग चलती है हमेशा अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग। अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग में डेफिनेटली रिसिप्ट और पेमेंट तो रिकॉर्ड होगा ही होगा, लेकिन एक्रू भी हो जाता है, ड्यू भी हो जाता है कोई इनकम या एक्सपेंस, तो उसको भी रिकॉर्ड करना होता है। बहुत लोग नहीं लिखते। तो अगर कोई मंथ एंड में आपके कोई एक्सपेंसेस ड्यू हो चुके हैं और आपने उनको किसी वजह से पेमेंट नहीं किया, तो बेटर इट इज़ कि आप हमेशा ऐसी ट्रांज़ैक्शंस को रिकॉर्ड करिए जो डेफरल्स हैं या एक्रूवल्स हैं। यानी ड्यू हुआ, इनकम ड्यू हुआ, रिकॉर्ड करो। एक्सपेंस ड्यू हुआ, रिकॉर्ड करो। बेटर इट इज अगले महीने आपने उसको जाके पेमेंट किया तो आप उस आउटस्टैंडिंग के अगेंस्ट में, उस ड्यू के अगेंस्ट में पेमेंट दिखाओ। सर कैसे? आप एक एग्जांपल बताओ। जैसे मैं बताता हूँ कि साहब मैंने कोई प्रीमाइसेस किराए पर दे रखी और मेरी किराए की इनकम आ रही है। अब मान लो पूरा महीना निकल गया, किराएदार ने मुझे उस महीने के एंड तक भी किराया नहीं दिया। मान लो 15,000 रुपए महीने का किराया होता है। दिस किराया इनकम इज माई इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। सो व्हेनेवर जो ये पैसा मुझे रिसीव होता है तो मैं क्या एंट्री करता था? बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव। अब क्या हुआ साहब, महीना निकल गया, उसने इस बार पैसा नहीं दिया महीने के एंड में भी। वो पैसा उसने बोला कि सर मैं आपको अगले महीने की 5 तारीख तक दूँगा। तो इस महीने के एंड में मुझे बेटर इट इज़ कि ये प्रैक्टिस रखनी चाहिए कि भाई पैसा भले ही नहीं आया है, लेकिन इनकम तो मेरी क्या हो गई? एक्रू हो गई ना, इनकम तो ड्यू हो गई। तो मुझे क्या एंट्री करनी चाहिए? अक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव 15,000 से। रेंट रिसीव्ड मैंने क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि मैंने इनकम दिखा दी। अक्रूड रेंट को मैंने डेबिट क्यों किया? कि मैंने ये बताया कि वो पैसा है, ये अक्रूड रेंट मेरी बैलेंस शीट में करंट असेट में दिखेगा। ये वो इनकम है जो मुझे अभी तक रिसीव नहीं हुई। यानी इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, वो अक्रूड कहलाता है। तो आपने ऐसी प्रैक्टिस अगर आपने चालू कर दी ना, इस तरीके की प्रैक्टिस करना अपनी बुक्स में, तो आपसे कोई भी गलती कभी नहीं होगी। आप एकदम जेन्युइन एक्सपेंसेस और इनकम को रिकॉर्ड करना शुरू कर जाओगे। साथ ही साथ में हमेशा ध्यान रखिए फिक्स्ड एसेट्स को भी आपको कंसीडर करना होता है। वैसे तो ये कभी भी ध्यान दीजिए, डेप्रिसिएशन की कोई एंट्री आप मंथली बेसिस पे ना करें, उसका कोई यूज नहीं है। अननेसेसरी आपके लिए बर्डन बढ़ेगा। ये आप ईयर एंड में ही करें। बट हाँ, आप एक डेप्रिसिएशन का चार्ट बना के जरूर चलिए और ऐसा चार्ट बनाइए जिसमें अगर आपने कोई भी एसेट खरीदी है तो आपने वो एसेट की एंट्री पास कर ली। हालांकि सॉफ्टवेयर में होता है तो ऑटोमेटिकली हमें पीरियड वाइज वो डिटेल दिख जाती है। क्यों हमें फिक्स्ड एसेट्स का ध्यान रखना जरूरी होता है? क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स को हमेशा 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक होता है लेस देन 180 डेज, एक होता है मोर देन 180 डेज। अब क्यों लेस देन और मोर देन होता है? क्योंकि साल के एंड में जब हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो जो एसेट हमारी 180 दिन से भी कम यूज में आई है उस पर हम हाफ डेप्रिसिएशन लगाते हैं, और जो एसेट हमारी 180 डेज से ज्यादा यूज में आई है उस पर हम फुल डेप्रिसिएशन लगाते हैं। और कई सारी ऐसी एसेट होती है जो पिछले साल से उनका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होकर आ रहा होता है, यानी ओपनिंग बैलेंसेस होता है उन एसेट्स का, उन पे भी आप पूरा वैल्यू डेप्रिसिएशन लगाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आपने मिड ऑफ द कोई एसेट को सेल कर दिया साहब, तो एसेट आपकी गई भी है। तो एसेट्स में क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस भी होता है, वापस आपकी इंसर्शन भी होता है, आपका साल के बीच में कुछ नया खरीदा तो एडिशन भी होता है।
कोई बेचा तो डिलीशन भी होता है, और फिर हमें उसका क्लोजिंग बैलेंस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है। तो व्हेन हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने जाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि कितनी वैल्यू पे पूरा लगाना है, कितनी वैल्यू पे हाफ लगाना है। तो इसके लिए ज़्यादा बेटर इट इज़ कि आप इसका डेप्रिसिएशन का चार्ट प्रिपेयर करके चलें। अपनी फिक्स्ड एसेट्स का आपके पास पूरा एक्सेल वगैरह में कहीं चार्ट होना चाहिए, ताकि ईयर एंड ये एंट्री करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आए। ओके? हालाँकि ये आपको मैं ये भी बता दूँ, जो एक्सेल टूल आया है टैली में अभी, जो न्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए जो आईसीएआई ने जो एक्सेल शीट भी अवेलेबल कराई, उसमें भी आपको डेप्रिसिएशन का चार्ट मिल जाएगा, जहाँ से आप ग्रॉस ब्लॉक से नेट ब्लॉक तक कैसे आता है, वो पूरी कैलकुलेशन आप उसमें दिखा सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। अभी-अभी मैं बता रहा था ना कि प्रीपेड एक्सपेंस, अनअर्न्ड इनकम, अक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सारी चीज़ें हम साल के एंड में ट्राई करते हैं। इन चीज़ों को आप मंथ एंड में भी ट्राई करना शुरू कर सकते हैं। इससे आपकी अकाउंटिंग ज़्यादा बेटर रिपोर्ट देगी आपको मंथली बेसिस। कि जैसे कोई रेंट आपने, अभी मैं बात कर रहा था कि रिसीव होना था लेकिन नहीं हुआ, तो मैं एंट्री तो कर दूँ क्योंकि वो ड्यू तो हो गया ना, तो ड्यू बेसिस पर आप एंट्री पास कर लो उस। तो ये जनरल एंट्री में भी आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, मंथ एंड में अगर आपने कोई भी एक्सपेंसेस पे नहीं किए या कोई इनकम आपने अर्न कर ली है, अक्रूवल सिस्टम को ध्यान में रखते हुए आप एंट्रियाँ पास कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट पेएबल पे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अकाउंट रिसीवेबल का मतलब होता है आपके डेटर्स, अकाउंट्स पेएबल का मतलब होता है आपके क्रेडिटर्स। हमेशा इनको आप मंथली बेसिस पे ही रिकंसाइल करिए, क्योंकि अगर आपने इनको रिकंसाइल नहीं किया तो फिर बहुत सारी ऐसी पिक्चर बन जाती है जहाँ पर हिसाब ही नहीं होता हमारा, कि हमारी बुक्स में कुछ और बोल रहा है, उनकी बुक्स में कुछ और बोल रहा है। तो बेटर इट इज़ कि आप इनको मंथली बेसिस पे रिकंसाइल करिए, और बैंक स्टेटमेंट इसमें आपकी बड़ी भूमिका प्ले करेगा, क्योंकि स्टेटमेंट को देखते हुए आप, अगर किसी ने पैसा दे दिया पार्टियों ने, तो आपको स्टेटमेंट से पता पड़ेगा, और जितना कम टाइम में आप उस स्टेटमेंट को रिव्यू करोगे, उतना ही आपको कम ट्रांजैक्शन पर काम करना पड़ेगा। जितना आपका टाइम पीरियड गैप लंबा होता जाएगा, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन लंबे होते जाएँगे, बाद में रिकंसाइल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमेशा अपने सारे डेटर्स और क्रेडिटर्स का आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे ये देखिए, बैलेंस शीट में मैं गया, और इसमें जैसे मेरे पास ये डेटर है 5,46,010 रुपए के, तो ये एक ही पार्टी है। आप समझना, एक ही पार्टी तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन रिकंसाइल कैसे करोगे? आप हमेशा ध्यान दीजिए कि अगर ये पैसा आप मुझसे माँग रहे हो पार्टी से, तो कितने टाइम से माँग रहे हो? बहुत टाइम से माँग रहे हो, मान लो अप्रैल में ही माँग रहे हो। अब अप्रैल में जितने भी ट्रांज़ैक्शन हुआ, आपने उसको सेल की, फिर सेल रिटर्न हुई, फिर 2 ट्रांज़ैक्शन हुआ, अभी ये पैसा अभी आना बाकी है। तो आप अपने बैंक स्टेटमेंट में मंथ टू मंथ चेक करते रहोगे, कभी आपके पास ये पैसा आया तो नहीं। अगर आया है तो इस पार्टी से तो नहीं आया, इस पार्टी से आया तो रिसिप्ट की एंट्री डालो। कई बार क्या होता है, पार्टियाँ पार्टली पेमेंट करती हैं। पूरा-पूरा 5,46,010 रुपए पूरा एक साथ दिया ज़रूरी नहीं, तो पार्ट पेमेंट भी करती है कई बार। तो अगर मेरे अकाउंट स्टेटमेंट में 2 लाख रुपए की एंट्री दिख रही है रिसिप्ट में, और मैंने वो कंफर्म कर दी कि ये मोहनलाल एंड सन्स से आई है, तो मैं रिसिप्ट में चढ़ाऊँ मोहनलाल एंड सन्स में उस बिल के अगेंस्ट में 2 लाख रुपए, ताकि ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट मेरा क्या हो, कम हो। फिर आगे जाके वो और पेमेंट करेगा और कम हो। तो लगातार जब आप पार्टियों के साथ लेन-देन करते हो, तो ये सारा ट्रांज़ैक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड होता है। अगर बहुत ज़्यादा, बोलते हैं ना, घपले जैसा लग रहा है आपको, बहुत ज़्यादा अ, मतलब आप अनरिकंसाइल्ड फिगर नज़र आ रहा है कि यार, मेरे को लग रहा है कि मैं तो 5,46,010 रुपए माँग रहा हूँ, और अकाउंटेंट ने जब इस पार्टी को कॉल किया, उस पार्टी के अकाउंटेंट को, तो पार्टी के अकाउंटेंट ने बोला है कि भाई आप तो सिर्फ़ 5 लाख रुपए ही माँगते हैं। आपकी बुक्स में उसका जो डेबिट बैलेंस बोल रहा है वो 5,46,010 रुपए का बोल रहा है। उसकी बुक्स में आपका क्रेडिट बैलेंस सिर्फ़ 5 लाख से दिख रहा है। तो ये मिसमैच कैसे हुआ? तो ऐसे केस में हमेशा अपनी पार्टियों से, जहाँ पर आपको हल्का-सा भी डाउट हो, पार्टियों से अकाउंट स्टेटमेंट मंगवाइए, कन्फर्मेशन ऑफ अकाउंट मंगवाइए, उनके अकाउंट स्टेटमेंट मंगवाइए कि भैया अकाउंट स्टेटमेंट भेज। तो अकाउंट स्टेटमेंट जब वो पार्टी आपको भेजेगी, तो आप इस अपने अकाउंट स्टेटमेंट के साथ उस स्टेटमेंट को क्या करिए, रिकंसाइल करिए, और ये मंथली बेसिस पे करोगे तो आपके दिक्कतें नहीं होगी ज़्यादा। अगर आपने बहुत ज़्यादा ढील छोड़ दी इसमें, तो फिर बहुत दिक्कत होगी। जैसे ये देखिए, सारे क्रेडिटर्स हैं। अब ये क्रेडिटर्स है, तो वास्तव में इनका बैलेंस इतना-इतना अभी आउटस्टैंडिंग है क्या? हमें चुकाना है क्या? कहीं हमने बीच में चुका तो नहीं दिया? अगर चुकाया तो हमने वो एंट्री तो नहीं कर दी? तो आपको इनके स्टेटमेंट मंगवाने चाहिए अगर कहीं पर भी डाउट है तो। और पेमेंट और रिसिप्ट की जो आपकी पूरे महीने भर की जो ट्रांज़ैक्शंस हैं, जो बैंक स्टेटमेंट से पता पड़ रही है, उसमें हमेशा ये ज़रूर ध्यान रखो कि आपने वो पेमेंट किसी पार्टी को किया है, और किया है तो कौन से बिल के अगेंस्ट में किया, और किया है तो मैंने मेरी बुक्स में वो एंट्री की या नहीं की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू होते हैं जो मैं सारे डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। हमेशा अपने अकाउंट रिसीवेबल और पेएबल को रिकंसाइल करिए, और
कोई भी डाउटफुल अकाउंट है अगर, देखिए ये भी एक चीज़ हो सकती है, आप किसी पार्टी से पैसा माँग रहे हो, अब वो डाउटफुल है कि वो वही पार्टी आपको आगे जाके पैसा नहीं देगी। अगर डाउटफुल है तो स्टेटमेंट मंगवाओ। अगर ये कन्फर्म हो गया है कि मैं उससे पैसा तो माँगता हूँ लेकिन वो देने के मूड में नहीं है या उन्होंने क क्लियरली मना कर दिया, तो फिर वहाँ से हमें ये भी पता चलेगा कि यार अब इसको खड़ा रख के तो कोई मतलब नहीं, बेड डेस्क में ट्रांसफ़र करो। तो ये सब चीज़ें आपको लगातार आपकी नज़र रहेगी तो आप कर पाओगे। ओके, अकाउंट पेएबल में भी यही होता है, ठीक है? तो आपको देखिए इनमें 2 चीज़ें ही बड़ी इम्पोर्टेंट है। पहली चीज़ स्टेटमेंट, पार्टी से स्टेटमेंट मँगाओ और दूसरी चीज़ होती है अकाउंट स्टेटमेंट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है? वो मँगाओ और दूसरी चीज़ होती है जो बैंक स्टेटमेंट होता है उसमें उस पार्टी के साथ हुए लेन-देन को रिकंसाइल करो। जब आप ये दोनों चीज़ें कर दोगे तो उसका जो करंट बैलेंस आपकी बुक्स में चल रहा है, वो मैच कर जाएगा कि हाँ, ये सही। इसके बाद हम बात करते हैं पेरोल। पेरोल जानते हो क्या होता है? अगर हमारी कंपनी में बहुत सारे वर्कर काम करते हैं, तो उन वर्कर का सारा जो सैलरी का रिकॉर्ड होता है, उसको हम पेरोल कहते हैं। और आप पेरोल के ट्रांज़ैक्शन को भी सॉफ्टवेयर पे चढ़ा सकते हैं। और अगर आपने टैली को यूज़ लेना है पेरोल के लिए, तो मैं आपको ये भी बता दूँ कि टैली आपको ये फैसिलिटी देता है, जब आप F11 में टैली में ऑप्शंस यस करने जाते हैं, वहाँ मेंटेन पेरोल ऑप्शन होता है, यहाँ से आप इसको यस कर दें और इसको जब आप यस कर देते हैं, तो इसके बाद आपको टैली कई तरह के मास्टर्स प्रोवाइड करता है पेरोल से रिलेटेड, जहाँ पर आप एम्प्लॉइज़ क्रिएट कर सकते हैं, एम्प्लॉयी ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, वर्क यूनिट क्रिएट कर सकते हैं, अटेंडेंस उनका प्रोडक्शन टाइप क्रिएट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है पे हेड्स क्रिएट करते हैं। तो फिर हम पेरोल वाउचर्स में जाके पेरोल की एंट्री करते हैं। तो 2 तरह के वाउचर्स होते हैं पेरोल में भी, ये भी मैं बता दूँ आपको। एक वाउचर होता है पेरोल का पेरोल वाउचर, जहाँ पर आप सैलरी की एंट्री पास करते हो, ऑटोमेटिक एंट्री बन जाती है। और एक वाउचर होता है अटेंडेंस का, जहाँ पर आप उन एम्प्लॉइज़ की अटेंडेंस भी चढ़ा सकते हो। तो सोचिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन में 500 लोग काम करते हैं, आप अकाउंटेंट हो, कंपनी ने आपको बोला कि भई इनकी सैलरी सब कैलकुलेशन आपको करनी है और इनको पेमेंट भी आप ही को करना है। हालाँकि इसके लिए अलग डिपार्टमेंट होता है, लेकिन सोचिए ज़्यादा नंबर ऑफ स्टाफ नहीं है, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, कम बॉस ने आप ही के ऊपर डाल दी ज़िम्मेदारी, आपकी सैलरी बढ़ा दी। तो आप यहाँ टैली में ईज़िली मैनेज कर सकते हो पेरोल को। तो ऐसे केस में अगर आप पेरोल खुद मैनेज करते हो, तो आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि पेरोल के ट्रांज़ैक्शन को रिव्यू करिए कि आपने सही उनकी सैलरी कैलकुलेट की या न की, आपने उनकी सही अटेंडेंस चढ़ाई या नहीं चढ़ाई, आपने उनका कोई टैक्स डिडक्ट करना था या कोई अदर जो स्टैट्यूटरी डिडक्शन होते हैं, पीएफ, ईएसआई वगैरह के, टीडीएस वगैरह आपने काटना था, तो वो आपने सही काटा या नहीं काटा। ये काम भी आपको करना पड़ सकता है। मंथ टू मंथ करना पड़ सकता है नहीं, मंथ टू मंथ ही करना पड़ता है, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। हालाँकि ये रोल आपके पाले में आए ये ज़रूरी नहीं है। ये रोल जो पर्सनल डिपार्टमेंट होता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, सॉरी एचआर डिपार्टमेंट होता है, उसका ये पूरा रोल होता है। लेकिन ज़्यादा बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन नहीं है तो मान के चलो कि आपको ऑलराउंडर की भूमिका भी निभानी पड़ सकती है। उस केस में ये भी आपके माथे आ सकता है। ओके, फिक्स्ड एसेट्स की अगर मैं बात करूँ, अच्छा एक और चीज़ बताता हूँ, अगर मैं तो छोड़ो आप कि आपके माथे नहीं आया, इसके लिए अलग ही डिपार्टमेंट है। उन्होंने एक सैलरी का पेमेंट 100 एम्प्लॉयी कर देते हैं। उन्होंने आपको पेमेंट शीट पकड़ा दी। तो अब आपको हर महीने वो सैलरी की एंट्री भी तो चढ़ानी है। अच्छा, हर महीने सैलरी की एंट्री चढ़ानी तो वो भी इतनी आसान नहीं रहने वाली है। कई तरीके की डिडक्शंस होने वाली, कई तरह के अलाउंसेस होने वाले, कई तरह के कोई अदर बेनिफिट्स है, किसी ने एडवांस लिया है, उस एडवांस को आगे जाके एडजस्ट करना है। तो वो बहुत बड़ा काम है, जो एक अकाउंटेंट को करना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि यार मैं तो अकाउंटेंट हूँ, ये मैं थोड़ी करूँगा क्या? तो भैया पेरोल की कैलकुलेशन नहीं करेगा, लेकिन पेरोल की अकाउंटिंग तो तुझे ही करनी पड़ेगी, वो लोग थोड़ी करने आने वाले। आज कंपनी के अकाउंट से 50 लाख रुपए का पेमेंट हुआ है साहब, साल भर में सैलरी का। तो वो 50 लाख का एंट्री तो आपकी अकाउंटिंग में होनी चाहिए ना, तभी तो मैच करेगा। तो ये आपको ये मान के चलो कि पेरोल की अकाउंटिंग आप ही के ऊपर आएगी। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, ज़रूर सीखना चाहिए आप। इसका एक सेपरेटली पूरा पेरोल का प्रोजेक्ट कोर्स मैंने बना रखा है पेरोल मैनेजमेंट का। आप लोग उसको भी परचेज़ करके सीख सकते हो पेरोल की पूरी अकाउंटिंग पूरे कंप्लायंस के साथ, ऑटोमेटिक कंप्लायंस के साथ। इसके बाद आता है इन्वेंटरी। इन्वेंटरी का मतलब होता है स्टॉक। तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी बुक्स में जो भी स्टॉक दिख रहा है, वो स्टॉक हमारे पास वास्तव में है या नहीं है। तो देखिए स्टॉक तो लगातार ऑब्वियस सी बात है, खरीदोगे बेचोगे तो चलता रहेगा, है ना? बढ़ता रहेगा, घटता रहेगा,
तो ये स्टॉक को भी आपको हमेशा रिव्यू करने की जरूरत है कि ये वास्तव में आपके पास है या नहीं। ये भी मंथ टू मंथ रिकॉर्ड होता रहेगा सारे ट्रांजेक्शन। तो ये जैसे अभी मेरे पास मान लो क्लोजिंग स्टॉक है अप्रैल महीने के एंड का, तो ये अप्रैल महीने में मैंने 1500 बैग आए, 1000 बैग गए और इतना वैल्यू, इतना बैग मेरे पास ऑलरेडी शुरू में पड़ा था और इतना बैग मेरे पास एंड में पड़ा है। ये सारे मूवमेंट्स दिख रहे हैं। इनको आपको जैसे देखो, स्टॉक का मूवमेंट या तो परचेज से होने वाला है या सेल से होने वाला है, या फिर परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न से होने वाला है, या आप कोई प्रोडक्शन करते हो तो कंजम्पशन या प्रोडक्शन की एंट्रियों से आपको स्टॉक के मूवमेंट नजर आएंगे। तो आपको उन सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको उससे रिकंसाइल करने की जरूरत होती है कि हाँ, ये मेरे पास वास्तव में अभी 11,804 बैग सीमेंट के पड़े हैं। ठीक है, फिजिकल काउंटिंग तो एवरी मंथ पॉसिबल नहीं है, अगर पॉसिबल है तो आप कर सकते हो। अब इतना आप हर महीने तो ये बैग गिनने से रहे, तो ऐसे केस में आप डॉक्यूमेंट से ही इनको वेरीफाई कर सकते हो। ओके, और अगर कहीं कोई एडजस्टमेंट की जरूरत पड़े, कई बार ये होता है, जैसे मैं बताता हूँ, मान लो मेरा कोई किसी प्रोडक्ट का मेरी बुक्स में स्टॉक दिख रहा है 500 नंबर्स। कितना दिख रहा है? 500 नंबर। ठीक है, मान लो ये मेरे पार्ले जी के पैकेट्स हैं, मेरे पास 500 बुक्स में दिख रहे हैं। मैंने अपने स्टाफ को बोल के कैलकुलेट करवाया और कैलकुलेशन में पता पड़ा कि 495 नंबर ही दिख रहे हैं, 5 गायब है। कहाँ गायब हुए, कैसे गायब हुए, नहीं आइडिया। अब बुक्स में 500 पीस दिख रहे हैं और हकीकत में फिजिकली जब आपने वैल्यू करवाया तो 495 ही आ रहा है। ये जो 5 पीस का जो लॉस है, इसको आपको कैसे चढ़ाना है वो भी आपको, जब आप स्टॉक की वैल्यू करने जाओगे या स्टॉक का आप हमेशा जब काउंटिंग करोगे, तो आपको ये वैल्यू कैसे एडजस्ट करनी है वो भी आपको दिखेगा। आप 500 नहीं दिखा पाओगे, उसके बाद आपको 495 दिखाना है, तो 5 को कैसे रिकॉर्ड करना है। जैसे टैली में इसके लिए एक वाउचर होता है। स्टॉक अगर इस तरीके से आपको फिजिकली, अब अगर आपने स्टॉक को कैलकुलेट किया तो फिजिकल स्टॉक वाउचर होता है, जिसमें जाके हम इस तरीके से स्टॉक को एडजस्ट कर सकते हैं। ये एडजस्टमेंट भी आप मंथली बेसिस करें, बेटर इट इज। ओके, लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज जितनी भी आपकी बैलेंस शीट में दिख रही है, चाहे वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी हो, यानी करंट लाइबिलिटी हो, या नॉन करंट लाइबिलिटीज हो, हमेशा उसको भी आप मंथ टू मंथ इंश्योर करें कि ये सिक्योर लोन है तो महीने के एंड में भी यही है, अगले महीने के एंड में भी यही है। अगर कोई ईएमआई पे किए तो ईएमआई की एंट्री चढ़ गई, क्योंकि ईएमआई पे करने से आपकी वो लाइबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो आपने उसको भी रिकंसाइल करते हुए चलना होता है। ठीक है, तो हमेशा लाइबिलिटी आपने सारी की सारी रिकॉर्ड की यानी कि उसको देखो, रिकंसाइल करते जाओ अपने लोन के, स्पेशली लोन। मैंने कई सारी बैलेंस शीट फाइनलाइज की है, और मैं आपको ये भी बताऊं कि मैंने बहुत सारी लोगों की बैलेंस शीट में लोन यूं के यूं खड़े देखे हैं कि शुरू में भी उतना ही बैलेंस था, एंड में भी उतना ही बैलेंस है। कैसे पॉसिबल? आपने कोई लोन लिया तो क्या ईएमआई नहीं चुकाओगे क्या? तो आपकी ईएमआई की एंट्री कहाँ गई? आप ईएमआई चुकाओगे तो क्या उस ईएमआई में ब्याज आपका नहीं जुड़ रहा है? उस ब्याज की एंट्री कहाँ गई? तो इसीलिए आपको रिकंसाइल करने की जरूरत होती है अपनी लाइबिलिटीज को। तो लाइबिलिटी खड़ी की खड़ी कैसे? आपने उसको पे आउट नहीं किया, सर किया, एंट्रिया कहाँ है? सर एंट्रिया नहीं रिकॉर्ड की, तो करो। फिर आप जेन्युइन अकाउंटिंग कर ही नहीं रहे हो। अगर आपने किसी भी पहलू को छोड़ दिया है तो जेन्युइन अकाउंटिंग का है। सर मैं तो साल के एंड में एक ही एंट्री पास कर दूंगा। अरे एक ही एंट्री कैसे पास कर देगा? महीने टू महीने तेरा अकाउंट से पैसा कट रहा है, तो एक एंट्री कैसे पास कर देगा? पूरे 12 ही महीने तेरी बैंकिंग मैच ही नहीं करेगी। तेरा बैंक बैलेंस अलग दिखेगा, एक्चुअल में बैंक बैलेंस अलग दिखेगा। तो डे टू डे अकाउंटिंग होती है, पीरियोडिक अकाउंटिंग होती है, और अकाउंटिंग हमेशा रेगुलर बेसिस पे आपको मेंटेन करनी होती है। अकाउंटिंग में कोई छुट्टी नहीं होती है। कहते हैं ना, अकाउंटिंग में रविवार नहीं आता, क्योंकि रविवार को भी अगर बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुए तो आपको चलाने पड़ेंगे। अकाउंटिंग कभी छुट्टियों पे नहीं जा सकती, और जो अकाउंटिंग छुट्टियों पे चली जाती है वो कभी जेन्युइन रिजल्ट निकाल के नहीं देगी, वो सही नहीं है। समझ रहे? हमेशा आप हर महीने टू महीने, ये तो मैं भी करता हूं, मैं आपको बता दूं, बैकअप जरूर रखो अपने डेटा का, क्योंकि मैक्सिमम आज की तारीख में हम लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स और इनका यूज करते हैं। आज आप टैली पे सारा काम कर रहे हो, सोचो अचानक से आपका कोई लैपटॉप चोरी करके चला गया, क्या करोगे? या आपका लैपटॉप डैमेज हो गया, साहब सारा डेटा आपका स्पॉइल हो गया, क्या करोगे? तो आपको बैकअप रखना जरूरी है।
और बेटर इट इज कि आप मंथ टू मंथ बैकअप रखें। मैं तो कह रहा हूँ डे टू डे बैकअप रखें। अगर रोज का रोज काम कर रहे हो, 50-100 एंट्री भी रोज की कर रहे हो, तो आपको रेगुलर बेसिस पे बैकअप रखने की जरूरत है, ताकि आपका डेटा सुरक्षित रहे। चाहे वो आप क्लाउड पे रखो अपना बैकअप, चाहे आप बैकअप का कोई फाइल बना लो, कहीं एक्सटर्नल डिवाइस में रखो, बैकअप रखना बहुत जरूरी है। एज पर द इनकम टैक्स नॉर्म्स भी ये मैंडेटरी है कि आप अपना डेटा का बैकअप रखना जरूरी है। आप कभी भी इनकम टैक्स वालों ने पूछा कि भैया आप अपना डिटेल दीजिए, आपने बोला कि है ही नहीं सर, आप उन्होंने पूछा क्यों नहीं है, सर मेरा तो लैपटॉप चोरी हो गया साहब। अरे चोरी हो गया तो आपने बैकअप क्यों नहीं रखा? बैकअप रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, आपके डेटाबेस का। तो फाइनेंशियल डेटा का बैकअप रखना, उसको सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। ओके, इसके अलावा हमेशा कभी भी ध्यान देना, जब पूरा का पूरा महीना आपका खत्म हो जाता है, आप सारी चीजें कर चुके होते हो, तो हमेशा एक फाइनल रिव्यू जरूर परफॉर्म करो आप। मतलब सारी चीजें देखो, जैसे हम साल के एंड में देखते हैं, एक एक चीज देखते हैं बहुत बारीकी से। मैं तो कह रहा हूँ मंथ के एंड में देखना शुरू कर दो। फाइनलाइजेशन के वक्त, बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन के वक्त एक एक आइटम पे बहुत डिटेल में स्क्रूटनी होती है, तो ये मंथ टू मंथ स्क्रूटनी करो, ताकि आप ईयर एंड आपके लिए बहुत आसान हो जाए। ओके, और कोई गलती भी है तो वो ज्यादा लंबे समय की गलती नहीं आएगी, सामने जो भी होना है वो 30 दिन का ही आना है आपके सामने, क्योंकि 30 दिन पहले भी तो आपने वो काम किया था, 30 दिन पहले का सब कुछ मैच था। अब जो भी मिसमैच है या कोई रीजन है, तो वो 30 दिन के अंदर अंदर का है, वो आप फटाक से सॉल्व कर दोगे। रेवेन्यू रिकॉग्निशन का मतलब होता है कि हमेशा प्रॉपर वे में आप अपनी इनकम को रिकॉर्ड करो। जब भी आपकी कोई इनकम हो गई, जैसे अभी मैं एग्जांपल बता रहा था, किसी स्टूडेंट ने लाके मुझे आज फीस दे दी, बोला मंडे से आऊंगा सर, तो मेरे लिए तो आज ही वो इनकम होगी, मैं रिकॉर्ड करूँ। दूसरी बात है, कई बार ऐसा होता है कि कोई आपने कोई काम परफॉर्म कर दिया, आपने अपनी सर्विस दे दी जो आपको देनी थी, अब आपका पैसा बन चुका है, तो वो इनकम बन चुकी, तो उसको रिकॉर्ड करो हमेशा। समझ रहे? तो हमेशा जैसे ही आपको इनकम होती है उसको रिकॉर्ड कर लो, भले ही वो आपको रिसीव नहीं हुई है, क्योंकि रिसीव तो होनी है नियर फ्यूचर, तो उसको रिकॉर्ड करना होता है। बहुत लोग ये नहीं, ऐसा नहीं करते, क्योंकि जीएसटी की लायबिलिटी से बचना चाहते हैं कि यार मैंने अगर इनकम में रिकॉर्ड कर दी तो मुझे जीएसटी देना पड़ जाएगा। तो अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग का नियम ही यही है, इनकम जैसे ही रिकॉग्नाइज हो आपको उसको रिकॉर्ड करना है, और अगर उस पर कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है तो वो भी आपको जाके देनी है सरकार को। अब वो रिसीव बाद में हो वो अलग मैटर है, दोबारा तो 2 बार तो सरकार टैक्स नहीं लेगी, रिकॉग्नाइज हो गया टैक्स ले लेगी, दोबारा जब रिसीव होगा टैक्स नहीं देना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होते ही आपको उसको प्रॉपर कंफर्म कर लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, ये हमेशा एक बेस्ट प्रैक्टिस होगी अकाउंटिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जरूर चेक करें आप, अपना इनकम स्टेटमेंट, अपनी बैलेंस शीट, अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट, अपनी पीएनएल, ट्रेडिंग, सब कुछ चेक करें, और वो आपकी उसके ऊपर बकायदा नज़र बनी रहनी चाहिए। जब ये सब चीज़ें मैं आपको बता दूं कि मैं खुद करता हूँ, मैं एवरी मंथ अपनी बैलेंस शीट जाके चेक करता हूँ कि हाँ, ये साल का पहला महीना था अप्रैल, अप्रैल में मेरी बैलेंस शीट की नेटवर्थ इतनी है। फिर ये मेरा दूसरा महीना है, मेरी बैलेंस शीट की नेटवर्थ इतनी है। फिर मेरा ये तीसरा महीना, मेरी बैलेंस शीट की नेटवर्थ इतनी है। मेरी नज़र रहती है, इनकम स्टेटमेंट पे भी मेरी नज़र रहती है, मेरे टोटल अब तक खर्चे कितने हो गए, मैंने कितनी सैलरी दे दी, मैंने कितना रेंट दे दिया, मेरी टोटल कितनी ट्यूशन फीस रिसीव हो गई, या कोचिंग फीस मेरे को कितना रिसीव हो गया, या मेरे को कंसल्टेंसी सर्विस कितना आ गया, अकाउंटिंग फीस कितनी आ गई, ऑडिट फीस कितनी आ गई, हमेशा नज़र रहती है। ये नज़र रहने से एक बेस्ट चीज़ ये रहती है कि कंपेरिजन आता है। अब पिछले साल की भी आपके पास डेटाबेस है और करंट ईयर का भी डेटाबेस है। पिछले साल अप्रैल में मान लो आपने 4 लाख रुपए कमाए थे, इस साल करंट ईयर में आपने अप्रैल में 3,80,000 ही कमाए, तो आपके आपके दिमाग में आएगा ना कि अपने आप को पुशअप करने की जरूरत है कि यार आपका ग्राफ क्या हुआ है, नीचे गया है। कैसे पता पड़ा? डेटा कंपेयर करने से पता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे तो मैं कह रहा हूँ आप ईयरली बेसिस पे नहीं, बल्कि मंथली बेसिस पे नजर रखो, और हर महीने ये बनाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आजकल कोई हाथ से थोड़ी बनाने पड़ते हैं, आजकल तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक तैयार करता है। तो आप मंथ टू मंथ आके आपको खाली इसको रिव्यू करने की जरूरत है। ये बैलेंस शीट कोई मैंने थोड़ी बनाई है, तो सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिक बनाई है। ऑलराइट, इसके बाद आता है एनालिसिस वाला पार्ट। एनालिसिस वही वाले बात है, आप ट्रेंड देखो। अभी अभी मैं जो एग्जांपल बता रहा था कि पिछले साल 4 लाख कमाया, इस साल 380 हुआ, तो आपका ट्रेंड क्या हुआ? नीचे गिरा है। क्यों गिरा है? कारण ढूंढो, और फिर मेहनत करो, अगले अगले महीने आप उस ट्रेंड को रिवर्स मारने की कोशिश करो कि पिछले साल मई में मैंने इतना कमाया। ये हम देखते हैं, मैं तो स्पेशली देखता हूँ। आई एम इन दिस बिजनेस सिंस 2010। 2010 से मैंने अपना प्रोप्राइटरशिप बिजनेस शुरू किया, 2010 से लगाकर अभी 2025 चल रहा है, 15 साल हो चुके। मेरे पास 15 ही साल का अपना सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है,
एंड इवन मैं 15 ही साल का, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो छोड़ो, 15 ही साल का मेरे बिजनेस में इंक्वायरी कितना हुआ, कौन से ईयर में कौन से महीने में कितना इंक्वायरी हुआ। इवन मैं आज कितनी है, 12 अगस्त है, मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि 12 अगस्त 2024 में मेरे पास कितनी इंक्वायरी आई थी, 12 अगस्त 2023 में कितनी इंक्वायरी आई थी, 12 अगस्त 2022 में कितनी इंक्वायरी आएगी। तो आप जब आपके पास डेटाबेस होता है और आप उसको कंपेयर करते हो और उससे आपको ट्रेंड पता चलता है, पूरे फाइनेंशियल ईयर में कितनी इंक्वायरी आई थी, पूरे फाइनेंशियल ईयर में कितने एडमिशन निकले, पूरे फाइनेंशियल ईयर में कितना रेवेन्यू आया, पूरे फाइनेंशियल ईयर में कितना रेंट गया, पूरे फाइनेंशियल ईयर में कितना कौन सा खर्चा हुआ, सब कुछ आपको रिजल्ट निकाल के देते। अगर आप ये सब चीजें नहीं करोगे तो आप कभी भी अपने आप को खुद को एनालिसिस नहीं कर सकते कि आप ग्रो कर रहे हो या नहीं कर, आपकी ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, कहीं आपका डाउनफॉल तो नहीं हो रहा, आपको पता ही नहीं पड़ रहा है। पिछले साल लोग कहते हैं ना यार हमने 14-15 तक खूब पैसा कमाया, उसके बाद हमारा ग्राफ नीचे चला गया, क्योंकि उसके बाद गवर्नमेंट ने कई सारे कैश रेस्ट्रिक्शंस लगा लिए, कैश लेन देनों के ऊपर कंट्रोलिंग के रूल बना लिए, साथ में जीएसटी आ गया। तो आप बिजनेसमैन को ये कहते हुए सुनोगे कि जीएसटी आने से पहले हमने खूब पैसा बनाते थे, बहुत पैसा कमाते थे, अब हमारा ग्राफ नीचे चला गया। अरे आप ये मोटी ऊपर ऊपर से बातें कर रहे हो, एक्चुअली उनका ग्राफ नीचे गया नहीं गया। मेरे को कोई ये बोलता है ना, तो मैं उसको क्या बोलता हूँ, कोई मेरे को ये बोलता है कि 2017 से पहले हम खूब जम के पैसा कमा रहे थे, अभी हमारा पैसा क्या, अभी हमारी बिजनेस क्या हो गया, मंदा हो गया। मैं उनको ये बोलता हूँ कि मेरे को पिछले 10 सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताओ, फिर मैं आप जो ये स्टेटमेंट बोल रहे हो ना कि हमारा ग्राफ अब गिर गया है, वो जेन्युइन है या नहीं है मैं बता दूंगा। कहने में कह रहे हो कि अब कम हो गया, पहले बढ़ गया था, ये चीज कहने से नहीं होगी, ये चीज कहाँ देखने से होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से देखने से होगी। मेरे को खाली 2 चीजें देखनी है उनकी, एक तो मुझे देखनी है उनकी सेल यानी टर्नओवर, और दूसरी चीज देखनी है मुझे उनका नेट प्रॉफिट। बस ये 2 चीजों के आंकड़े अगर 10 सालों के आ जाएंगे तो मैं बता दूंगा कि वास्तव में उनका ट्रेंड किधर चल रहा है, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, स्पेशली ट्रेंड एनालिसिस, कंपेरेटिव एनालिसिस, कॉमन साइज एनालिसिस, ये सारी चीजें आप करोगे तो आपको ऑब्वियस सी बात है पता चल जाता है। साथ ही साथ में बजट बनाओ हमेशा फ्यूचर के लिए, बजट, और वो बजट का बेस वही होता है हमेशा पीछे के डेटा। बजट हम किस आधार पे बनाते हैं, अगर मेरे पास 4 साल का डिटेल है, 1, 2, 3 और 4, और मुझे बोले 5 साल के लिए बजट बनाना है, मैं चारों सालों का आपस में डेटा को कंपेयर करते हुए इजीली बजट बना सकता हूं। तो बजट भी जरूर आप तैयार रखें, हर चीज का बजट होना चाहिए, स्पेशली एक्सपेंसेस के बजट होने चाहिए, ये खर्चा इतना ही करना है, इस महीने में इतना ही करना है, तो बजट बना के चलो। टैली में भी ये बजट फैसिलिटी होती है जो आपको कंट्रोलिंग देता है टैली, और फिर जब आप एक्चुअल में वो खर्च कर देते हो तो आप वेरिएंस भी देख सकते हो बजट और एक्चुअल के बीच में, इतना बजट था इतना खर्च कर लिया। मान लो मैंने अपना बजट बनाया कि मेरे को महीने का 2000 रुपए का टिफिन पे खर्चा करना है, मान लो मैं सिंगल पर्सन हूँ या सिंगल रहता हूँ, मेरा 2000 रुपए टिफिन का खर्च होना चाहिए, तो मैंने बजट बना लिया 24,000 रुपए का साल भर का, और बांट दिया 2-2 हजार में हर महीने। अब क्या हुआ, मैं इधर उधर रेस्टोरेंट में जा जाके खाना खाने लगा, एक्चुअल में एंट्रियां में पास करने लगा, किसी महीने 3,000 का खर्चा हो गया, अगले महीने 500 का हो गया। तो मैं जब आपस में इन डेटा को देखूंगा तो मैं वेरिएंस देख पाऊंगा कि यार मेरा ये एक्चुअल में 27,000 हो गया, मैंने बजट कितने का बनाया। तो कई बार क्या होता है कि 9-10 महीने निकलने के बाद आप उसको देखोगे तो पता पड़ा कि 9 महीने में 24,000 टच हो गया, और आपका पूरे साल भर का बजट कितना था, 24 था। तो अब आपको अगले 3 महीने भूखा रहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, अगले 3 महीने कंट्रोल करने के लिए कह रहा हूँ कि आप बहुत ज्यादा गैप नहीं आ जाए, उसको कितना कंट्रोल कर सकते हो। और वैसे तो ये 9 महीने निकलने के बाद कभी बजट देखने का महीना नहीं रहता, बजट आपको मंथ टू मंथ चेक करना, ताकि आप उसको पिछले महीने ज्यादा ओवर स्पेंड हो गया तो आप अगले महीने क्या कर सको, कंट्रोल कर सको। बजट हमेशा हमें कंट्रोलिंग लिमिट देता है। ओके, और रिपोर्टिंग, अगर आप देखिए रिपोर्टिंग का मतलब ये होता है कि जैसे समझिए आप अकाउंटेंट हो, 5 पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म में, 5 पार्टनर है, पांचों लोग आपको आके बोलते हैं कि मेरे को हर चीज का रिपोर्ट देना है। तो मतलब आप अपने स्टेक होल्डर को हर चीज की क्या देंगे, रिपोर्ट देंगे। तो आप हमेशा अपनी रिपोर्ट्स सारे स्टेक होल्डर को शेयर करें मंथ टू मंथ, कोई कंसर्न या कोई क्वेरी है तो उसको एड्रेस करें, किसी ने बोला ऐसे नहीं ये करना वो करना तो आप उसको एड्रेस करें। तो ये रिपोर्टिंग भी एक महत्वपूर्ण पहलू होता है मंथली बेसिस। ठीक है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, किसी को रिपोर्टिंग नहीं करनी, खाली एक ही ऑनर को करनी है,
तो उसको करेंगे, पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स को करेंगे, कंपनी है तो डायरेक्टर्स को करेंगे। तो वो आपको रिपोर्ट सारी बनानी होगी और सबसे इम्पोर्टेंट पहलू होता है वो होता है कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब होता है गवर्नमेंट के नॉर्म्स को ध्यान में रखना। मंथ टू मंथ जीएसटी रिटर्न टाइमली फाइल हुए, नहीं हुए ध्यान रखो। टीडीएस की कोई पेमेंट्स आपने की, नहीं की, उसके टाइमली आपने चालान्स बनाए, रिटर्न्स फाइल किए, नहीं किए, ये ध्यान में रखो। एडवांस टैक्स की कोई लायबिलिटी बन रही है, वो आपने पे की, नहीं की, इसको ध्यान में रखो। उसके अलावा कोई पीएफ ईएसआई के रूल्स आपके ऊपर एप्लीकेबल है आपके ऑर्गेनाइजेशन पे, तो उनके आपने चालान, रिटर्न्स वगैरह टाइमली कंप्लायंस में लिए, नहीं लिए, ये आपको ध्यान में रखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। पता पड़ा अकाउंटिंग किए जा रहे हो, पिछले 4 महीने से जीएसटी रिटर्न ही नहीं भरे, तो आपने अपनी क्लाइंट के लिए, अपने बॉस के लिए अननेसेसरी एक बर्डन खड़ा कर दिया या आपने कंप्लायंस को इग्नोर किया। कंप्लायंस को कभी मत इग्नोर करो, हमेशा कंप्लायंट बने, इंश्योर करें कंप्लायंसेस को रेगुलेशंस के साथ, और टाइम टू टाइम आप जो भी पॉलिसी और स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं, उन पॉलिसी और स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग भी करें, और साथ-साथ में गवर्नमेंट के जो टैक्सेशन के जो रूल्स हैं, उनको भी आप हमेशा कंप्लायंट बने, नॉन कंप्लायंट ना बने। ये जो चीज़ें हैं, जो हमने अभी-अभी 15 चीज़ें डिस्कस की, अगर आप इसको ईयरली बेसिस पे नहीं करके मंथली बेसिस पे कर देंगे, तो आपके लिए बहुत स्मूथ हैंडलिंग हो जाएगा। फाइनेंशियल ईयर के एंड में आपके लिए कोई भी चीज़ इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहने वाली, आप अपने लिए काम आसान कर दोगे। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरीके के इंटरैक्टिव वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सबसे खास बात है, अगर आपको प्रैक्टिकल अकाउंटिंग सीखनी है, क्लाइंट के डेटाबेस पर आपको पूरी कंप्लायंसेस सीखनी है, अकाउंटिंग सीखनी है, जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, प्रॉपर जो बुक्स फाइनलाइज करना, प्रिपेयर करने से फाइनलाइजेशन तक की सारी प्रोसेस, वेरियस सॉफ्टवेयर्स की ट्रेनिंग, आप कॉमर्स हब की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और डाउनलोड करने के बाद अपना मन पसंदा कोर्स चेक करिए, वीडियो कंटेंट चेक करिए, मेरे से पर्सनली बात भी कर सकते हैं खरीदने से पहले, और फिर आप कोर्स खरीदिए और एक अच्छा करियर बनाइए इस लाइन में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।